नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और अक्षय तृतीया के मौके पर ज्वेलरी बाजार में कैसी है डिमांड और किन ज्वेलरीज में ग्राहकों की ज्यादा दिलचस्पी दिखी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजेश रोकरे, जो कि MD हैं रोकरे ज्वेलर्स से, एंड लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन MD चेतन मेहता। लेकिन आपको पहले ले चलते हैं अहमदाबाद और दिखाते हैं कि वहां पर किस तरह का सिनेरियो है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी केतन जोशी वहां से जुड़ रहे हैं। केतन, कैसा रहा अक्षय तृतीया अहमदाबाद में इस बार? देखिए, अक्षय तृतीया था और रविवार के दिन पर ही था, तो काफी भीड़ थी। लेकिन जो आंकड़े अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हम सुनेंगे AB ज्वेलर्स के डायरेक्टर मनोज भाई सोनी से, क्योंकि उनके पास जो है आंकड़े वो थोड़े मायूस करने वाले भी है, लेकिन भीड़ काफी अच्छी थी। तो सबसे पहले हम उनसे ही बात करते हैं। मनोज भाई, ओवरऑल जो अक्षय तृतीया, मैं तो 10 साल से यहाँ कवरेज के लिए आता हूँ, ओवरऑल कल संडे था इसलिए नहीं आए, लेकिन कैसा रहा आपका ओवरऑल माहौल यहाँ फुटफॉल से लेकर? ओवरऑल माहौल बहुत पॉजिटिव रहा। दो तीन बातें हैं जिसमें लोगों ने ये गोल्ड रेट जैसे अपना लिया है, लोगों ने इसको रिस्पेक्ट दे दिया है। ये रेट से अभी खरीदारी वापस से जैसे शुरू कर दी है, ऐसा लगता है। और दूसरा, फुटफॉल्स उतने ही अच्छे रहे, लेकिन बाजार की ओर से देखा जाए तो ग्रामेज में वॉल्यूम बहुत कम रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द गोल्ड रेट, क्योंकि सबका बजट इन टर्म्स ऑफ रुपीज सेम रहा जो पिछले साल था। ग्रामेज में कितना कम रहा पिछले साल की तुलना में? पिछले साल की तुलना में ग्रामेज में करीबन 50% की कटौती रही, क्योंकि गोल्ड रेट की वजह से। और ये बड़ा इम्पैक्ट आया है पूरे बाजार में। तो जो खरीदारी हुई उसमें क्या क्या लोगों ने खरीदा? सिर्फ वो कॉइन सिल्वर का या तो गोल्ड का, क्या क्या खरीदारी की इस इतने कम वॉल्यूम में? जी, ये पूरा जो माहौल था कल का पूरा बाजार में, उसमें 20% गोल्ड और सिल्वर कॉइन के थे और 80% ज्वेलरी थी। ज्वेलरी में बहुत ज्यादातर जो हिस्सा था वो लाइट वेट ज्वेलरी का ही था। तो ज्वेलरी 80% और 20% जो था वो गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन थे, और डायमंड ज्वेलरी थी उसमें। तो फुटफॉल में एक ये भी हो सकता है कि अब मैरिज की सीजन शुरू हो रही है, इसके कारण भी कुछ लोग दिखे यहाँ पर आने के लिए। और आपकी ओर से ओवरऑल ज्वेलर की ओर से क्या क्या दिया गया ताकि वो यहाँ अक्षय तृतीया के इतने महंगे सोने खरीदने भी आए? जी, ऐसा है कि जो आपने बताया कि मैरिज आने वाले शादी ब्याह के प्रसंगों को लेकर के लोगों ने शुभ शुरुआत कर दी और एक टोकन खरीदारी कर दी। और दूसरा, पूरे बाजार में, पूरे अहमदाबाद में, पूरे हिंदुस्तान के बाजारों ने ये दिन को लेकर के बड़ी अच्छी और लुभावनी ऑफरें दी थी, और जिसका लाभ भी ग्राहकों को मिला और बाजार को भी जिसका लाभ टर्नओवर के रूप में मिला। तो ये उत्साह भरा माहौल रहा। वैसे फुटफॉल्स इतने ही अच्छे रहे, लेकिन ग्रामेज का जो एक्सपेक्टेशन होता है, जो होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बाजार अच्छे से चलती है, वो इतनी नहीं रही है। बिल्कुल। तो जो खरीदारी होनी चाहिए, अगर पिछली अक्षय तृतीया की बात करें तो 50%, खासकर ग्रामेज के हिसाब से देखें, लेकिन जितने लोग पिछले साल आए थे उतने ही इस साल भी आए थे। लेकिन जो गोल्ड का वॉल्यूम है उसमें 50% से भी ज्यादा की कटौती रही। जी, ऑलराइट केतन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो अहमदाबाद की तरफ से यहाँ पर एक फीडर है कि 20% लोगों ने यहाँ पर कॉइन लिए और 80% लोगों ने ज्वेलरी खरीदी। हल्की सी गिरावट यहाँ पर ग्रामेज में देखने को मिली है। लेकिन जो इनिशियल आंकड़े हमारे पास इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से हैं, वो ये दिखाते हैं कि सोने की खरीदारी पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर काफी ज्यादा होती हुई नजर आई है। अगर पिछले साल 14 टन सोना खरीदा गया था अक्षय तृतीया वाले दिन, तो इस साल 18 टन की बिकवाली कल होते हुए नजर आई है। और आज ऑफकोर्स दूसरा दिन है अक्षय तृतीया का, तो थोड़ा सा फुटफॉल्स यहां पर कम है। जहां तक चांदी की बात है, और इब्जा का यह कहना है कि पिछले साल अक्षय तृतीया पे चांदी में करीबन 400 टन की बिकवाली होती हुई नजर आई थी, जो शायद इस बार गिरकर 300 टन है। तो लोगों ने सोना ज्यादा लिया है, चांदी कम। लेकिन चांदी के ऑफकोर्स भाव भी उस तरह से बढ़े हैं। पिछले एक साल में सोना अगर यहां पर 95,000 से 1,50,55,000 आया है, तो चांदी 95,000 से 2.5 लाख से भी ऊपर निकली है। तो तेजी वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिली है। राजेश जी, आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, किस तरह की बाइंग हमने यहाँ पर आते हुए देखी है? महाराष्ट्र से, बाकी स्टेट से किस तरह के नंबर्स आपके पास आ रहे हैं अक्षय तृतीया को लेकर? मनीषा जी, मैं अभी वही मनोज भाई का इंटरव्यू देख रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि 50% के आसपास उनकी जो वॉल्यूम वाइज कटौती हुई है। मैं ओवरऑल इंडिया की बात बताता हूँ आपके सामने। मेरे कल अक्षय तृतीया का पहला दिन था, बुधवार था।
साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा अक्षय तृतीया को माना भी जाता है। मेरे बाद शायद इसको कंफर्म करेंगे चेतन भाई भी, जो खुद जी। हाँ, तो ओवरऑल साउथ इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से बाइंग हुई है। और मैं अगर साउथ इंडिया का अगर मैं फिगर लेता हूं तो वहां पे जितना लास्ट टाइम उन्होंने बेचा वॉल्यूम वाइज, उतना ही इस बार भी बेचा है। और अब जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ में जाते हैं, महाराष्ट्र में करीब मैं सोच रहा हूँ करीब 20 to 15% का कम सेल हुआ है वॉल्यूम वाइज, लेकिन वैल्यू वाइज देखते हैं तो पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। और जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ की तरफ और जाएंगे आगे तो वॉल्यूम कम कम होते गए। उसी के आधार पे आज मैं देख रहा हूँ कि अहमदाबाद में जो रिपोर्ट अभी आप मनोज भाई की दिखा रहे थे, उन्होंने 50%, लेकिन मैं पूरा एवरेज आउट करता हूँ पूरे इंडिया का, तो ओवरऑल ये 25% आसपास ही पिछले साल के मुकाबले वॉल्यूम वाइज कम है। लेकिन वैल्यू वाइज अगर मैं देखता हूँ तो वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। निश्चित तौर पे जब कभी भी ग्राहक इतने रेट बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा अपना पॉकेट उनको अलाउ जितना करता उतनी खरीदारी करते हैं। लेकिन ये बात भी उतनी सच है, आप करीब 3 साल से मुझे हर अक्षय तृतीया पे आप कवर कर रहे हैं, आपको याद होगा कि पिछले अक्षय तृतीया में भी 92,000 से 94,000 के आसपास के रेट थे। और मनीषा जी उस समय भी ये रेट बहुत ज्यादा लगते थे और उस समय भी हम यही बोलते थे कि पिछले साल से हमारा व्यापार 10% से कम हुआ। लेकिन जिन लोगों ने हिम्मत करके जिन्होंने खरीदा, आज वो देखिए रेट 1,55,000, 1,54,000, 1,53,000 के आसपास घूम रहे हैं। देखिए गोल्ड ऑलवेज महंगा ही लगने वाला है, कभी भी सोना सस्ता नहीं था। आप अगर पिछले 25 सालों में का रिकॉर्ड देखेंगे तो कभी सोने को कभी किसी ने सस्ता नहीं बोला। और शायद सोना इसी के लिए सोना बोला जाता है। मेरा एक ही कहना रहता है कि सोना आज जिस रेट में है, आने वाले दिनों में और नया रिकॉर्ड बना सकता है। जो लोग हिम्मत करके खरीदारी करते हैं उनको एक अच्छा रिटर्न गोल्ड देते आया है और देते आएगा। ओह वेल एब्सोल्युटली, लोगों में खरीदारी हमने सोने की हमेशा यहाँ पर बनते हुए देखी है और पिछले कई साल जैसे हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि सोने के भावों में लगातार बढ़त आती हुई नजर आई है साल दर साल, और लोग यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स में बैठे भी हैं। चेतन जी, आपके लिए अब ये सवाल है, और जैसे राजेश जी ने कहा कि सबसे बड़ी जो खरीदारी हुई है वो साउथ इंडिया में ही हुई है, सबसे बड़े बड़े नंबर्स, भीड़, लाइनें, वो सब साउथ इंडिया से बनती हुई नजर आई हैं। नमस्कार मनीषा जी, पहले तो आपको और सीएनबीसी के सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और जैसे राजेश भाई ने कहा कि ये जो अक्षय तृतीया का पर्व है ये साउथ इंडिया से ही चालू हुआ है, तो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में जो इमोशनल कनेक्ट है अक्षय तृतीया के प्रति बहुत ज़्यादा है। और जब हम कोई इमोशंस की बात करते तो इमोशंस कई तरीके के होते हैं, तो ये परचेज को लेकर, सोने चांदी के और हीरों की परचेज को लेकर इमोशंस बहुत ज़्यादा बरकरार है साउथ इंडिया में। हाल ही का मार्केट हम इस बार इतनी बड़ी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि क्योंकि जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे और मार्केट का जो सिनेरियो था, और काफ़ी ज्वेलर्स लोग इतनी उम्मीद करके नहीं बैठे थे जितनी उम्मीद इस बार सेल हुई है। और मार्केट बहुत अच्छा खुला है। और वॉल्यूम वाइज की बात करें तो लास्ट टाइम से जितना वॉल्यूम हुआ उतना ही वॉल्यूम हुआ है। क्वांटिटी में कुछ जगह क्वांटिटी में 10-15% की कटौती भी हुई है, कुछ जगह जितनी क्वांटिटी लास्ट ईयर सेल हुई वही क्वांटिटी इस साल भी सेल हुई है। तो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के लिए बहुत बहुत बढ़िया ये वेलकम सीजन रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ज्वेलरी का मार्केट जो ढिला हुआ था उसको एक नई ऊंचाई और एक शुरुआत अच्छी मिली है। तो साउथ इंडिया में बहुत अच्छा सेल रहा। और आज कल फर्स्ट डे था तो कल बहुत ज्यादा भीड़ थी, और आज सेकेंड डे है, और आज भी अगर मैं देखूं तो काफी लोग जो कल नहीं पहुंच पाए दुकानों पे आज पहुंचे हुए हैं। तो इस उम्मीद को कायम रखते हुए ज्वेलरी की जो अप्रैल के नए वर्ष की शुरुआत है बहुत बढ़िया हुई है, और साउथ इंडिया में मुझे लग रहा है इस साल बल्ले बल्ले होने वाली है। ऑलराइट, साउथ इंडिया में बल्ले बल्ले होने वाली है। चेतन जी, पहले ऐसा माना जाता था कि लोग धनतेरस पे चांदी लेते हैं, अक्षय तृतीया पे गोल्ड लेते हैं, इस तरह से इसे बनाया गया है। लेकिन अब गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड, कलर्ड स्टोन्स, जेम स्टोन्स, लोग सब कुछ लेते हैं। तो आप कहेंगे वो बुके थोड़ा सा बड़ा हुआ है? मनीषा जी, पहले तो एक माँ बाप के 10 बच्चे हैं, 10 में से कोई भी चुन लो समान ही होते हैं। तो मुझे तो लगता है एज ए ज्वेलर फेटर्निटी सबको एक बहुत अच्छा मौका मिला है। बुके बहुत बड़ा हुआ, चाहे कुछ भी ले, जेमोन ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए सोना ले, हीरा ले, जेम स्टोन, कलर स्टोन, कुछ भी ले, ये कहीं ना कहीं जेमसन ज्वेलरी का इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। और बुके भी बड़ा हुआ है, और अपने पॉकेट साइज के हिसाब से लोग अपनी कोई चांदी खरीद रहा है, कोई सोना खरीद रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन बात है। और मुझे लगता है काफी ज्यादा ऑप्शन होने से मार्केट की साइज और बड़ी होती है, ऐसा मेरा मानना है मनीषा जी।
राजेश जी, चांदी आप कैसे देखते हैं यहाँ पर? क्योंकि चांदी में भी हमने भाव बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन सोने के मुकाबले क्या चांदी ने बेहतर किया है महाराष्ट्र में? बिल्कुल, देखिए ये अकॉर्डिंग टू पॉकेट साइज सब लोग अपनी अपनी खरीदारी करते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि सोने हो, चांदी हो या फिर डायमंड हो, सभी के तरफ अपने अपने अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स है। कुछ लोग जो सोना खरीदते हैं तो वो डायमंड की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो चांदी खरीदते हैं वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। जो लोग अभी तक के अगर चांदी नहीं खरीद पाते थे, वो केवल गोल्ड के कॉइन्स लेते थे या सिल्वर के कॉइन्स लेते थे, उन्होंने भी अपने आप को शिफ्ट किया है ज्वेलरी की तरफ। तो कहीं ना कहीं अभी सिनेरियो इतना चेंज हो गया है कस्टमर्स को कि कहीं ना कहीं इसी बहाने उनका एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और जब भी अभी चेतन भाई ने कहा है कि 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 ही हमारे हैं, तो मेरा एक ही कहना रहता है कि अगर किसी को एक बेटा है तो दूसरा बेटा उसने सोने को और चांदी को मनाना चाहिए, मानना चाहिए। क्योंकि और ठीक वैसे ही किसी को अगर 2 बेटियां है तो तीसरा बेटा सोना और चांदी को मानना चाहिए। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करते करते 18 साल बाद जब रिटर्न देगा तो वो 2 बच्चों का जो है या जो भी उनको रिटर्न चाहिए तो वो ये सोना और चांदी दे सकता है। इतना फास्ट ग्रोथ सोने और चांदी में हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा भेदभाव बच्चों में आप कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, रिटर्न्स के हिसाब से बैलेंस आउट करने की यहाँ पर बात हो रही है। राजेश भाई, अब यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की खरीदारी है, एक समय था बीच में जब हमें लगता था कि जो नई जनरेशन है वो शायद सोने चांदी में विश्वास नहीं करती, वो फोन्स ले रहे थे, वो वेकेशंस बना रहे थे, अक्षय तृतीया में नहीं लिया, जब कम आ जाएगा तब ले लेंगे, SIP करेंगे, ETF में ले लेंगे। लेकिन वो जनरेशन भी अब यहाँ पर वापस लौट के आने लगी है। हमने वो ETFs में आता हुआ देखा, हमने वो खरीदारी आते हुए बहुत स्ट्रांग फिर से देखी है। तो जो ये नई बाजार है, जो है नया मार्केट हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग से लेकर ट्रांसपेरेंसी, सर्टिफिकेशन, अवेयरनेस और ये पूरा का पूरा जो नया जनरेशन है ये बाजार में आ रहा है, उनको देख के आपको क्या लगता है धनतेरस, अक्षय तृतीया जैसी जो डेट्स हैं आगे इसी तरह से रेलेवेंट रहेंगी? मनीषा जी, पहले ना ज्वेलरी इंडस्ट्री में खरीदारी करने के लिए 40 साल के ऊपर की जो महिलाएं या बुजुर्ग होंगे या बड़े होंगे घर के, वही लोग नॉर्मली खरीदारी करने आते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं देखता हूं कि जितनी नई लड़कियां, इवन आपने जैसे न्यू जनरेशन की बात कही, न्यू जनरेशन के साथ साथ जेंजीज है, वो भी अब इस इंडस्ट्री अट्रैक्ट होने लग गए और जिस तरीके के सिल्वर ज्वेलरी आने लग गई। अब आपने चेतन भाई अभी पूरा शायद दिख नहीं रहे, तो चेतन भाई एक ब्रॉज लगाते हैं यहाँ पे, तो आजकल आ गई है। तो कॉस्ट्यूम ज्वेलरीज का भी एक नया ट्रेंड मार्केट में शुरू हुआ है। और देखिए, अगर मैं पहले जो यंग जनरेशन या जेंजीज थे, पहले इलेक्ट्रॉनिक या ऐसी चीजें गैजेट्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक मोबाइल रखेगा, 2 मोबाइल रखेगा, तीसरा मोबाइल कोई रखता नहीं है नॉर्मली। लेकिन ज्वेलरी में ऐसा है कि वो 10 अंगूठियां पहन सकते हैं, 2 चैन पहन सकते हैं, 3 चैन पहन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अटायर वो अपनी जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। लेडीजों में भी आप देखेंगे कि महिलाएं नॉर्मली अकॉर्डिंग टू फंक्शन ज्वेलरी पहनते हैं, तो एक एक के पास 3-3, 4-4 सेट उनको ज्वेलरी में भी लगती है। तो ये एक चेंज आया है। इस वजह से खरीदारी में ज्वेलरी की तरफ जो अट्रैक्शन है पहले से ज्यादा यूथ लोगों का बढ़ा है। और अभी मैं देखता हूँ हमारे मार्केट में या हमारे शोरूम्स में बहुत सारे लेडीज है, बहुत सारे यंग क्राउड है, वो भी अभी इन्वॉल्व होता है और उनको भी इस चीज को जो यूज करते तो उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस आता है। ओह एब्सोल्युटली। और जहाँ तक आपने चेतन भाई की बात करी, हाँ जी, मैंने किसी को इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहनते हुए नहीं देखा। सारी फिंगर्स में वो रिंग्स पहनते हैं, चेन्स भी पहनते हैं, ब्रोच भी लगाते हैं, वो चलती फिरती अपनी दुकान की पिच कर रहे होते हैं। लेकिन चेतन भाई, जहाँ तक डायमंड्स की बात है, यहाँ पर हमने एक एस्पिरेशन बढ़ते हुए देखी है, पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ा है, अफोर्डेबल डायमंड्स की बात हम करते हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं, कलर्ड स्टोन्स, एमरल्ड्स, जेम स्टोन्स, इन सब का भी चलन काफ़ी बड़ा है। यस मनीषा जी, राजेश भाई ने जैसे कहा है कि पहले आपने भी कहा कि 40 इयर्स के बाद उनके उम्र वाले लोग जाके परचेजिंग करते थे। अभी बहुत सारे लोग अपडेटेड हो गए और बहुत ज्यादा पारदर्शिता आ गई, बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो गई है बिजनेस में। सर्टिफिकेशन हो गया, हॉलमार्क हो गए और सबको सब पता है। तो कहीं ना कहीं ये सब होने से इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, पारदर्शिता होने से लोगों में कॉन्फिडेंट आ गया। अब कोई भी कहीं पर भी जाके, अब जैसे एक कोई आईफोन लेने जा रहा है तो उसे पता चल गया इनवॉइस के साथ हमें क्या क्या देखना है। तो वैसे एक ज्वेलरी लेने वाले को भी पता चल गया कि हॉलमार्क देखना है, सर्टिफिकेशन देखना है। और डायमंड का मार्केट तो आप 1-1.5 साल से देखें बहुत स्थिर है और लोगों की एस्पिरेशन भी बहुत बड़ी। और जो मिडिल क्लास है या उससे मिडिल क्लास से भी नीचे लोगों ने बहुत सारी डायमंड ज्वेलरी की परचेज, जैसे जैसे गोल्ड प्राइजेस ज्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं डायमंड की डिमांड ज्वेलरी की ज्यादा होती है, बिकॉज कम वजन में हीरे की ज्वेलरी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिमांड है इस बार लाइटर वेट डायमंड ज्वेलरी और मिड सेगमेंट ने बहुत अच्छा किया है। और डायमंड ज्वेलरी की डिमांड में रियली बोलूं 1
1-1.5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ी है कंपेयर टू हम 1-1.5 साल पहले जो देख रहे थे मार्केट को। अभी मार्केट बहुत बड़ा हुआ है डायमंड ज्वेलरी का। रियल नेचुरल डायमंड्स की डिमांड बहुत अच्छी बढ़ी है मनीषा जी। ये सिर्फ ये एक कारण है कि कहीं ना कहीं आपने कहा जो बड़ा बुके बड़ा है ना, जब बड़े बुके बनते हैं तो जेमस्टोन्स हो गया, कलर स्टोन्स हो गया, बहुत सारी चीजें ज्वेलरी मार्केट में हो गई। और जैसे राजेश भाई ने ऐड किया, पहले हम सिर्फ स्टड रिंग नेकलेसेस के साथ थे, अभी तो इतनी सारी ज्वेलरी हो गई है कि जहां हम ऑप्शंस हो गए। अभी हर चीज के लिए एक ज्वेलरी, अगर हम देखें तो आज बटन्स भी हमारे गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के हो गए। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर आप देखें तो एक ब्यूटीफुल आप एक पीस भी देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सिद्धि विनायक गणपति, जो विनायक गणपति बने हुए देखिए आप गोल्ड में कितने बेहतरीन और ब्यूटीफुली। तो ये आप पिन की तरह यूज कर सकते हैं, आप साथ में कैरी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ज्वेलरी में ऑप्शन हो गया है, तो मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात है मनीषा जी। ऑलराइट, हम ब्रेक में जाएं उससे पहले आप दोनों से एक चीज जानना चाहेंगे कि अगले 5 साल ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है, कौन सा एक बड़ा चेंज आ सकता है? चेतन भाई। मैं 5 नहीं, मैं 10 साल का कह सकता हूं कि ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा उतना बड़ा मार्केट होने वाला है। और हर टाइम राइट टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए आप कोई टाइम ना छोड़े। ये टाइम अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमको ये समझना होगा कि शादियां बंद नहीं होने वाली है, घर पे त्योहार बंद नहीं होने वाले। तो कहीं ना कहीं सोना चांदी हीरा जवरात हमारे जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद हमेशा रहने वाले ही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री 10 सालों के लिए बहुत बड़ी और बूम होने वाली, ये मेरा मानना है। राजेश जी, आपको क्या लगता है, किस तरह से आप देखते हैं अगला 5-10 साल? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि सुख में साथ निभाता सोना, दुख में हाथ बटाता सोना। तो दोनों बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी देता है और एक कॉन्फिडेंस भी देता है। और खास बात यह है कि जब कोई ज्वेलरी महिलाएं खरीदते, मैंने देखा है कई सास है या मम्मी है, वो अपनी धरोहर अपने बहू को देती है, अपनी बेटी को देती है। तो वो एक धरोहर जब कैरी होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो एक अलग फीलिंग होती है। इसलिए ये जो व्यापार है वो जिस गति से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में ये, मैं तो कहूंगा कि ये पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकता है। इतनी ताकत हिंदुस्तान की ज्वेलरी मार्केट में है और आने वाले दिनों में ये मार्केट और गुलजार भी होगा। और जैसे कि अभी चेतन भाई ने कहा, ट्रांसपेरेंसी, जब से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से हॉलमार्किंग की HUID हो चुका है, हॉलमार्किंग हो चुका है, इस वजह से ग्राहकों का जो विश्वास है वो पहले से 10 गुना बढ़ चुका है। इस वजह से हम लोग सही में बहुत खुशी है और हमारे कस्टमर भी बहुत ज्यादा हैप्पी है। ओह एब्सोल्युटली, और अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर मार्केट्स में एक्सपेक्टेड भी है। राजेश जी, चेतन जी, आप दोनों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई और बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन के लिए भी। पहले इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे अक्षय कल्प ऑर्गेनिक कंपनी के CEO शशि कुमार। स्वागत है आपका और अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती और डेयरी प्रोडक्ट्स पर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अक्षय कल्प ऑर्गेनिक कंपनी के CEO शशि कुमार। शशि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत ही अलग कुछ आपने यहाँ पर किया है। बट इवन मोर इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी थी कि आप विप्रो के साथ काम करते थे और जब आपने अक्षय कल्प यहाँ पर स्टार्ट किया तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेम्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू मनीषा फॉर अलाउइंग मी टू बी प्रेजेंट हियर। हाँ, ये क्या हुआ कि पहले हमने शुरू किया, बहुत ही मुश्किलात हमने देखी है। पहले 9 वर्ष वी कुडंट राइज मनी, ओके, वी कुडंट राइज इवन अ डाइम, ओके। 6 बार ओके बैंकरप्सी के साथ हम जूझे हैं पहले 9 वर्ष। बट आई थिंक समथिंग ओके प्रॉब्ली एक्सीडेंटल हैपेंड, ओके, सो आई वुड सी आई थिंक इट वाज first, I think somebody took a bet on us. Okay, low capital invested in 2019 in अक्षय कल्पा। उन्होंने इन्वेस्ट किया, 40 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। बाद में आया पेंडेमिक, ओके, और सबको उसने हिला दी। हम शटडाउन होने वाले थे। मैंने नितिन को फ़ोन किया, ये हो रहा है, क्या हो सकता है, कुछ सपोर्ट कर सकते हो? इन 5 दिन में उन्होंने 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। वो कंपनी को सेव हो जाए। We saved the company in 2020-21. So the series of events like this, then British government came and invested with us. Okay, British government भी आके इन्वेस्टमेंट किया, वो भी बहुत ही मुश्किलात पे इन्वेस्टमेंट हुआ। उसमें नितिन कामत फिर इन्वेस्टमेंट हुआ। Nitin Kamath then along with BII invested 65 crores. Okay, so that is when 2022 पे वो ऐसे monumental movement था हमारा हिस्ट्री पे।
फिर क्या हुआ कि 2024 में हम बाहर जाके फिर हमने मनी राइज किया. This time we got N91 partners. Okay, they are amazing partners, been amazing partners. And lastly, we got Singapore government. Okay, last January. So that's how the extremely stable cap table हमने बनाई है. और सभी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने खेती के बारे में जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए सपोर्टिंग हो रहा है. और in this direction we also became profitable this year. Okay, everybody is happy. हम तो पैसे तो नहीं बना रहे हैं, okay, लेकिन पैसे गवा नहीं रहे. Okay, so we're not losing money. So आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा नहीं गवा रहे हैं. It is very positive. So as of now अक्षयकल्पा ऑर्गेनिक के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस पर काम हो रहा है? See, predominantly हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं. सभी हमको पहचानते हैं कि डेयरी के बारे में. हम एक्चुअली डेयरी नहीं करते, हम खेती करते हैं. जब कुछ भी खेती करते हैं उस पर डेयरी आता है, थोड़ा बैकयार्ड पोल्ट्री आता है, हनी आता है, वेजिटेबल्स आता है, थोड़ा टेंडर कोकोनट आता है. ऐसा हम डाइवर्सिफाई किया है हम फार्म को. सो ये सब हमारा पास है. डेयरी ओके, ऑर्गेनिक डेयरी है, ऑर्गेनिक ओके वेजिटेबल्स, थोड़ा ओके बी कीपिंग हम करते हैं. ओके, थोड़ा ओके बनाना करते हैं. ओके, तो सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट की करें फार्म में. वही फार्म है, वो फार्मर है 2.5 to 3 acres ऑफ लैंड होल्डिंग. वो सभी ने उनको छोड़ दिया है. ये हम कह रहे हैं कि वो इट्स नॉट पॉसिबल टू फार्म इन 2.5 to 3 acres पे नहीं होगा. ओके, हमने लास्ट 15-16 ईयर्स पे प्रूव किया कि स्मॉल होल्डर फार्मिंग कैन बी प्रॉफिटेबल. लेकिन हम ये बताना चाहता हूँ ये बहुत ही छोटा एक्सपेरिमेंट है. सिर्फ 16 ईयर्स पे 2800 फार्मर्स के साथ हमने काम किया है. लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे हमने एट एन एवरेज ओके हर फार्मर को ओके 1.28 lakhs पेमेंट किया है हर महीना. Okay, that's the scale at which we operate. Manisha, these 2,800 farmers today morning produced 215,000 liters, 2.15 lakh liters of milk from 2,800 farmers. हम कन्वेंशन डायरी पे करते हैं. ओके, ये करने के लिए 1 lakh farmers are required. So that is the scale and farming work what we do. ये farming work का आउटपुट है. As of now कितने फार्मर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? 2,800 farmers 2,800 in 3 clusters. और जिस तरह का काम फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है और जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपने यहाँ पर अब इसमें काम है, किस तरह से अब आप यहाँ पर फैल रहे हैं, कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं? जी, अभी क्या हो रहा है, मुंबई और पुणे अब लॉन्च कर रहे हैं. अभी आज टुडे वी लॉन्च अवेलेबल इन क्यूकॉम प्लेटफॉर्म्स. ओके, स्विगी पे लॉन्च किया है. नेक्स्ट मंथ ब्लिंकिट और जेप्टो पे भी लॉन्च होगा. बिग बास्केट भी इट विल बी देयर. हम अभी प्रोडक्ट्स हैदराबाद से आ रहा है, तिपटूर से आ रहा है. ओके, वी आर शिपिंग फ्रॉम देयर. 2023 हमने फार्मर्स के साथ काम करना किया, अहिल्या नगर इन एंड अराउंड. ओके, वी आर वर्किंग. 2029-30 procurement will start. So this is exactly how we will be building the ecosystem. We are trying to seed the farm, seed the market, then seed the farms and connect them. आप कहेंगे शशि, ऑर्गेनिक एक बज़वर्ड है यहाँ पर, सभी कंपनीज एक ब्रांच आउट कर रही हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक के लिहाज से. किस तरह से आप इस मार्केट में ग्रोथ देखते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी देखते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस देखते हैं? See, ऑर्गेनिक ओके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये वायबल नहीं है. आपको 15 बरस 20 इज नॉट वायबल है. 15 बरस 20 बरस 30 बरस आपको विजन होना चाहिए. आपको फार्मिंग करना चाहिए. आप होगे ट्रेड करेंगे तो वो अपने फार्मर आपने ग्रो किया, दो मुझे मैं खरीदता हूँ, ये नहीं होगा. फार्मिंग ऑर्गेनिक ये नहीं होगा. आपको खुद को जाके फार्मर के साथ काम करके उनको बढ़ाना है, तभी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रॉफिटेबल होगा. नहीं तो ये ट्रेड उससे फार्मर कभी पैसा नहीं बनाएगा. ओके, ये तो सिद्ध हो चुका है. कोई ऑर्गेनिक फार्मर कंट्री पे पैसा नहीं बना रहा है क्योंकि हम उनसे खरीद रहे हैं. उनको एक्सटेंशन सर्विसेज क्या चाहिए, ऑर्गेनिक उसके किसी पे दान नहीं है. वो आप बना लो, वो सर्टिफिकेट हो मैं ले लेता हूँ, ये नहीं है, ये फार्मिंग नहीं है. शशि, इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की फॉर दैट मैटर, हमेशा एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि क्या ये सर्टिफाइड है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम उसके लिए प्रीमियम तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो ऑर्गेनिक है? सो गवर्नमेंट हैज कम डाउन हेवीली ऑन लेबलिंग लॉस. लेबलिंग लॉस बहुत ही मुश्किल है आजकल. ओके, आपको जैविक भारत लोगो होना चाहिए. ओके, इंडिया ऑर्गेनिक लोगो होना चाहिए. उसके साथ आपको वेरीफाई कर सकते हैं ये प्रोडक्ट ओके ऑर्गेनिक या नहीं.
On labeling laws are strict. You just can't put that label. If you are found, actually you lose entire business. Okay, they can shut down your business. So labeling laws मुश्किल हो रहा है. I think it is good for the country. And certification मुश्किल हो रहा है. अभी फार्मिंग को हम टैग कर रहे हैं. कितना एकरेज है आपके पास, कितना आपने प्रोडक्टिविटी हुआ, कितना सेल हुआ, वो ट्रैकिंग हो चुका है. अभी कोई किसी नहीं बता सकता कि मैंने 100 kgs ग्रो किया, मैं 1000 kg मैंने भेजा, ये नहीं होगा. सो ये सब कंट्रोलिंग हो रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से. अगले 5 साल के लिए अब अक्षयकल्प ऑर्गेनिक का क्या प्लान है? अगले 5 साल अभी 2800 फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं. अगले 5 साल शायद 4000 to 5000 फार्मर्स के साथ काम करना चाहते हैं. और महाराष्ट्र क्लस्टर को हम लाइव करना चाहिए. ओके, वो सोच रहे हैं हम. ऑलराइट, शशि, आप बधाई हो आपको, और आशा है कि अब जो नंबर्स की बात आप कर रहे हैं वो यहाँ पर अचीवेबल भी हों. लेकिन बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर CNBC आवाज़ के स्टूडियोज़ में आने के लिए. थैंक यू वेरी मच मनीषा, अप्रिशिएट. थैंक यू. थैंक यू. और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है. मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर.